हाय गाइस, मेरे प्यारे छात्रों। मैं सुनील कुमार ज्ञान गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम आपको VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं, भी आए हैं। तो हम प्रश्न देखते हैं। CrNH3 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों? अब हमें सब देखा जाए तो ये अनुचुंबकीय हैं और ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय हैं। हमें सिर्फ कारण बताना है कि किस कारण से ये अनुचुंबकीय कॉम्प्लेक्स हैं और ये प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बारे में हम लोग देखे थे। जब हम हाइब्रिडाइज्ड करते हैं तो हाइब्रिडाइज्ड के बाद हमारी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। हाइब्रिडाइज्ड में देखेंगे कि किस प्रकार हम ये कारण बताएंगे कि ये क्यों अनुचुंबकीय हैं और ये क्यों प्रतिचुंबकीय हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को क्या होता था कि सेंट्रल एटम जानना और कॉम्प्लेक्स का लिगेंड जानना। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्रोमियम है, लिगेंड NH3 है। अब सेंट्रल एटम्स लिगेंड्स मालूम हो जाते थे तो हम लोग सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन स्टेट निकालते थे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां पर हम देखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए ये जो Cr है हमारे पास उसको X मानते हैं, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड्स हैं, इसके लिए 0 आवेश होते हैं। तो 0 आवेश वाले में जितने भी चार्ज हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो, उसके लिए 0 का 0 ही लिखते हैं, बराबर बॉक्स के ऊपर मूर्धांक पे जो आवेश लिखा रहता है चार्जेस वही लिखते हैं। तो +3। अब X बराबर हमारे पास आ गए +3, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास +3 है। अब हम लोग ऑक्सीकरेशन स्टेट निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम लोग क्रोमियम की परमाणु संख्या जानकारी होनी चाहिए, कितनी होती है। तो क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होता है, 24। अब 24 है तो इसके बाह्यतम शेल क्या हो सकते हैं, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 3d5 4s1। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम शेल का। नेचुरली लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Ar 3d5 4s1। अब हमें निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर लिख सकते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। अब ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकालेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास है कितना, 3+ है, 3 निकले थे। तो 3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 3+ का मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं।
जब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में से जाएंगे? एस ब्लॉक से चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3d4s लिख लेते हैं। अब एस ब्लॉक में से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एस के 0 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर करना है, तो डी में से क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो डी पर बचेंगे 3। अब इसको हम लोग इस अरेंजमेंट में अगर लिखेंगे बॉक्स डब्बे में, तो डी में हमारे जो होते हैं 5 डब्बे होते हैं, एस में हमारे 1 डब्बे होते हैं, और पी में हमारे 3 डब्बे होते हैं। एस में 1 डब्बे, पी में 3 डब्बे, डी में 5 डब्बे। यानी एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, पी में 6 रख सकते हैं, डी में 10 रख सकते हैं, एफ में 14 रख सकते हैं। तो इस आधार पर एक डब्बे में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो ये क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर सजाएंगे तो डी का हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएंगे, बाकी वाले डब्बे जो होंगे वो खाली रहेंगे। अब जो हम लोग हाइब्रिडाइज करेंगे CrNH3 वाले में, तो NH3 को देखना पड़ेगा कि कैसा लिगेंड्स है। पिछले लेक्चर में देखे थे कि NH3 दुर्बल लिगेंड्स हैं, तो NH3 हमारा क्या है? NH3 दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड्स। तो जब दुर्बल लिगेंड्स आते हैं तो मेटल आयंस के जो भी इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड ही रहेंगे, पेयर हैं तो पेयर्ड ही रहेंगे, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और उसके ओवरलैपिंग में यानी उसके अतिव्यापन के लिए NH3 आके अतिव्यापन करेंगे यानी संकृत करेंगे। तो देखेंगे कि किस प्रकार बनता है हमारा CrNH3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस विन्यास को देखेंगे, सॉरी नीचे दिखाते हैं आपको। ये जो 5 डब्बे हैं हमारे हैं 3D के हैं, एक डब्बे हमारे पास हैं 4s के हैं, 3 डब्बे हमारे पास हैं 4p के हैं। अब इसमें पहले से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये दुर्बल लिगेंड्स है, इस कारण इसका पेयरिंग करने की आवश्यकता हमें नहीं थी। अब बाकी क्या होगी कि इसमें आकर के NH3 अपना जगह हासिल करेगा, इसमें भी आके NH3 अपना जगह हासिल करेगा, इसमें भी आके NH3 अपना जगह हासिल करेगा, इसमें भी NH3 आके अपना जगह हासिल करेगा, इसमें भी आके करेगा, इसमें भी आके NH3 अपना जगह हासिल करेगा। तो हम देखें जितना जगह था सब जगह पे NH3 क्या की अपना जगह को हासिल किया। अब हासिल करने के लिए मान लीजिए कि इसमें किया, इसमें है, S वाले में हुआ, अब सब में ओवरलैपिंग हो गया, अधिव्यापन हुआ, अधिव्यापन के साथ ये हाइब्रिडाइज हुए, यानी यहां से लेकर के हमारे पास यहां तक का क्या हुआ? अतिव्यापन। ये संकरित कक्षक हो गए। अब इस संकरित हो गए, इसके संकरण अगर हम लोग निकालेंगे तो संकरण हमारे जो हो जाएंगे, डी के 2 ब्लॉक यूज किया गया है, D2, S का 1 और P का 3। अब ये 5 संकरण हो गए। अब दूसरी कंपाउंड को हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक और भाई साहब हैं NiCN4 2-। अब इसको देखेंगे
तो निकेल सेंट्रल एटम्स है, और सेंट्रल एटम की सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, तो जिस मेटल का निकालते हैं उसके लिए हम लोग x मानते हैं, प्लस Cn पे एक माइनस चार्ज होते हैं और ये 4 Cn है, इसका मतलब हुआ कि -1 × 4 बराबर, बराबर में जो मूर्धांक पर हमारे आवेश होते हैं उसको लिखते हैं, ये -2। सॉल्व करेंगे तो x - 4 बराबर -2, यानी x बराबर ये हो जाएंगे +2। यानी कि हमारे पास देखा जाए तो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +2 है। तो अब हम लोग निकेल की क्या करेंगे, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, अब ऑक्सीकरण संख्या अवस्था के आधार पर हम लोग निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकालेंगे तो निकेल की सामान्यता होती कितनी परमाणु संख्या, तो निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है। तो सामान्य में देखेंगे तो निकेल को अगर हम लोग लिख सकते हैं, इसकी 28 होती है परमाणु संख्या, तो इसको लिख सकते हैं 3d8 4s2। अब हम लोग निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था पे लिखेंगे तो Ni2+ पे लिखेंगे, Ni2+, इसकी लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए इसका मतलब s ब्लॉक खाली हो गया। तो s ब्लॉक खाली हो गए इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचे हैं d वाले, सिर्फ और सिर्फ d वाले बचे हैं। यानी ये 3d है, ये 4s है, ये 4p हुआ हमारा। अब इसमें d वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और s वाले में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गायब हो चुका है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इससे हम बाद में बनाते हैं आपके लिए, कि इसको अगर लिखेंगे तो ये 3d8 और 4s 0 हो जाएगी। अब इसका जो हम लोग ऑर्बिटल्स कक्षक बनाएंगे, सब ऑर्बिटल होता है, तो इसको सब ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ये 3d हमारे हैं, ये 4s हैं, ये 4p है। अब d के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो d के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 और 8। अब इतना करने के बाद हम लोग देखें कि लिगेंड है तो कैसा लिगेंड है। तो पिछले लेक्चर्स में देखे थे कि Cn जो हमारे हैं वो प्रबल लिगेंड्स हैं, Cn जो है हमारे प्रबल लिगेंड्स हैं। तो प्रबल लिगेंड्स क्या करते हैं कि प्रबल लिगेंड्स जब भी अतिव्यापन करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उससे पहले क्या होते हैं कि जो भी हमारे d ऑर्बिटाल्स में है इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना क्या करता है, पेयर्ड करता है। तो अब ये सब क्या करेंगे, पेयर्ड कर लेंगे, इसके बाद हाइब्रिडाइज करेंगे। तब हम इस कंपाउंड को अगर लिखेंगे NiCN4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये हमारे पास 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब इसमें देखेंगे तो पहले से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 2 3 4 5 6
7 8, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले थे Ni2+ की, लेकिन जब प्रबल लिगेंड्स आते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये टोटल 4 बॉक्सेस में कंप्लीटेड फिलअप हो जाएंगे। अब इसको हम देखेंगे तो अब Cn आए हैं 4, तो 4 Cn क्या करेंगे कि बाकी बचे हुए सेंट्रल एटम्स के पास बाकी का डब्बा रहता है खाली, तब तो जाकर के लिगेंड्स उसमें जुड़ते हैं, उस जगह को भरते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Cn आएंगे, यहाँ भी Cn आएगा, यहाँ भी Cn आएगा और यहाँ भी Cn आएगा, क्योंकि मेरे पास Cn कितने हैं, 4, तो 4 जगह Cn आ जाएंगे। तो एक जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक दे दें, ये सिंबॉलिक आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बराबर सिंबॉलिक नहीं यूज करेंगे सिर्फ। तो ये यहाँ देखिए कि अगर इसका ये जो कक्षक है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये संकरित हो गया। अब इसकी संकरण देखेंगे, DsP2 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपको एक ही चीज इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय क्यों है, प्रतिचुंबकीय क्यों। तो अनुचुंबकीय के लिए हम ये कंडीशंस जानते हैं कि जब अतिव्यापन या प्रसंकरित होता है, अगर प्रसंकरित में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनुचुंबकीय होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो यानी सबका सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो प्रतिचुंबकीय होता है। तो इस प्रकार हम लोग कारण दे करके बता सकते हैं, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो। और बाकी सारी जानकारियां भी हम इससे ले सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी बताते हैं कि रंगीन होता है, ये कंपाउंड रंगीन होंगे, ये पेयर्ड हैं तो ये रंगहीन होंगे, इसमें कोई रंग नहीं होगा। तो यहां से हम लोग एक चीज क्लियरिफाई कर लिए कि रंगहीन, रंगीन, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल किया कि ये हमारा क्या कारण था, यही कारण था हमारा, ये और ये दो ही हमारे पास कारण है, पेयर्ड अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड अनपेयर्ड अगर आप दिखा दिए तो इसी से क्लियरिफाई होता है कि अनपेयर्ड है तो अनुचुंबकीय, पेयर्ड है तो प्रतिचुंबकीय। अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस ऐसे प्रश्न को हम और आगे आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।